सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर रेणु वर्मा, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय टोंक, MA उत्तरार्ध। प्रश्न पत्र प्रथम, कहानी ठाकुर का कुआं, व्याख्या भाग 2 के बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। ठाकुर का कुआं की व्याख्या आप लोगों की स्क्रीन पे है। आइए पहले हम इसे पढ़ते हैं। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंच हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडरिये की भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। काम करा लेते हैं, मजूरी देते नानी मरती है। किस किस बात में हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आँख से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड यह है कि हम ऊंचे हैं। देखो बच्चों, हमने इस प्रेमचंद द्वारा लिखित ठाकुर का कुआं कहानी के इस गद्यांश को पढ़ा। अब हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं कि हमने पहले देखा है कि इस कहानी में सिर्फ 2 ही पात्र हैं, एक गंगी और दूसरे इनके पति जोखू। जोखू बीमार है और गंगी उसे ठीक रखने के लिए उसे शुद्ध पानी पिलाना चाहती है और जोखू के मना करने के बावजूद भी वह ठाकुर के कुएं पर पानी भरने के लिए आती है। जब वह पानी भरने के लिए आती है तब उसके दिल में जो बातें उठती हैं उसके बारे में इसमें चित्रित किया गया है। और जो ये बातें हैं वो उसी चीज़ को इंगित करती है कि हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं में किस तरह हम ऊंच और नीच से मनुष्य को बांट दिया है। अब गंगी के मत के अनुसार या जितनी उसकी सोच थी उसके अनुसार भी वो जितना हमें अपने जिसके माध्यम से प्रेमचंद ने हमें सबको बताया है उसमें यही सवाल वो किया है कि ऊंचे और नीचे होने की पहचान क्या ये है कि शारीरिक रूप से आप किसी भी जाति के लोगों ने यदि अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए गले में तागा डाल लिया है तो वो ऊंचा हो गया। और उसके बावजूद कर्म जो है वो उससे कितने भिन्न हैं। अब उसने कर्म के बारे में ही हमें यहाँ इंगित किया है कि तागा डालना अगर श्रेष्ठता की निशानी है तो चोरी करना, जाल फरेब करना और झूठे मुकदमे करना, ये कहाँ की सच्चाई है? ये क्या है? ये क्या गलत कार्य नहीं है? तो क्या कार्य के आधार पर मनुष्य को नहीं आंका जाता और उसके जन्म के आधार पर मनुष्य को आंकना चाहिए? इसी तरह वह आगे ही बताती हैं कि ठाकुर कैसे हैं। वो लाचार गरीब गडेरे की भेड़ चुरा लेते हैं और उसमें बाद में मारकर उसे खा जाते हैं। क्या इससे वो श्रेष्ठ हो गए हैं? वो ऊंचे हो गए हैं? यानी जो समाज में एक तरफ हमें सिखाया पढ़ाया जाता है कि गरीब को सताना नहीं चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए, उसके प्रति संवेदना रखनी चाहिए, उसे आगे बढ़ाना चाहिए, और उसी तरह दूसरी तरफ आप किसी गरीब इंसान की भेड़ लेकर उसको चुरा लेते हैं और उसे मारकर खा जाते हैं क्योंकि आपकी क्षुधापूर्ति के लिए, आपके मन की इच्छा अनुकूल, आपके स्वाद के अनुकूल आपने खा लिया और उसके बाद आप दूसरों को कहते हैं कि नहीं हम श्रेष्ठ हैं और आप नीच हैं। तो गडरिया इस दृष्टि से कहाँ से छोटा हुआ?
उसकी चोरी की है आपने और चोरी करके उस की भेड़ को चुराया है और उसे खा भी गया और उसकी आपने कीमत भी नहीं दी। ये ठाकुर की तानाशाही है। उसी तरह से पंडित के घर में तो वो कहती हैं कि 12 मासों पूरे समय जुआ खेला जाता है। उस समय जुआ खेलना ब्राह्मणों के लिए हो सकता है श्रेष्ठ हो, लेकिन क्या ये सही है? गंगे के दिल में उठने वाले सभी प्रश्न समाज के उच्च वर्ग के जो लोग हैं उनकी सही सही पोल खोलने वाले हैं। पंडित जुआ खेलता है, ठाकुर अपनी शक्ति प्रदर्शन के कारण किसी भी गरीब की भेड़ चुरा लेता है, या और जो दूसरे लोग हैं वो चोरी और जाल फरेब के झूठे मुकदमे दर्ज करा के आप गरीब की ज़मीन को हड़प लेते हैं। साहू जी हैं जो वैश्य वर्ग है वो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। यानी तीनों उच्च जातियाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों उच्च वर्ग माने जाते हैं और तीनों में ही विकार हैं। कर्मशीलता में ये विकारग्रस्त हैं, लेकिन जन्म के आधार पर ये श्रेष्ठ हैं। अब ये सवाल उसका यही उठता है कि इस तरह से जन्म आधारित जो जाति का निर्धारण समाज ने कर रखा है, क्या वो श्रेष्ठ है या क्या वो सही है? अगर वो सही नहीं है, कर्म गलत हैं, तो भी आप उन्हें सही साबित करके समाज पर थोपते हैं। जैसे आगे वो कहती है कि काम करा लेते हैं, मजूरी देते नानी मरती है। ये शोषण हमेशा रहा है। उच्च वर्ग के लोगों ने निम्न वर्ग के लोगों से अपने खेतों पर काम करवाया है और उसके बाद उनको मजदूरी पूर्ण रूप से नहीं दी, बल्कि सिर्फ उतनी ही दी जिससे कि वो अपना पेट पाल सके। किस किस बात में हमसे ऊंचे हैं? हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे। ये भी वो कहती है कि भाई ये लोग हर समय अपने आप को व्यक्त करते रहते हैं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं, लेकिन क्या ऊंचाई की सीमा ये है कि हम अपनी बात को जोर से कहें और सबसे कहते फिरें कि हम ऊंचे हैं और दूसरे जो सामने दूसरी जाति वाले लोग हैं वो नीचे हैं? बस इसी के आधार पर क्या हम जाति को मान लेंगे और हम नीचे हो जाएंगे, वो ऊंचे हो जाएंगे? क्योंकि इससे ज़्यादा कटाक्ष और पीड़ादायक स्थिति नहीं होगी। जो गंगे के माध्यम से हम सबको देखने को मिली है वो ये है कि गंगे कितने साफ शब्दों में कहती है कि जब मैं गांव आती हूँ तो रस भरी आँख से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। यानी यहाँ शरीर जो है गंगे का वही एक केंद्र बिंदु है। यानी इस समय किसी भी जाति धर्म को अलग नहीं करके देखा जा रहा है। एक महिला सिर्फ एक वस्तु है और उसको देखना, उसके को प्राप्त करना, और वो भी सिर्फ शरीर के माध्यम से ही उसे प्राप्त करना। इसके अलावा उसकी क्या अपनी आवश्यकताएं हैं, उसकी क्या इच्छाएं हैं, उसके आत्मसम्मान को कितनी ठेस पहुंच रही है, इस विषय में कभी भी उच्च वर्ग के लोग नहीं सोचते हैं। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से और गंगे की मानसिक अवस्था में जो द्वंद्व चल रहा है उसके माध्यम से समाज की समस्त व्यवस्थाओं को उन्होंने हमारे सामने उजागर किया है। समाज का कोई वर्ग अछूता नहीं है जिसमें किसी तरह का कोई पाप ना होता हो। बावजूद इसके सभी लोग अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं और जिन्हें हम शूद्र कहकर नकारते हैं, जिसका स्पर्श करने से भी हम डरते हैं, ऐसे लोगों के होने के बावजूद भी उनकी स्त्रियों को हम लोग देखते हैं कि कैसे उच्च वर्ग के लोग उनका शोषण करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर वो प्राप्त हो जाती हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होती तो उनको देखने भर से वह नहीं चूकते हैं। प्रेमचंद जी ने समस्त समाज पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया है। 1960 में हम देखते हैं कि दलित चेतना भारतीय साहित्य में इसका चिंतन शुरू हुआ, लेकिन प्रेमचंद जी ने इससे बहुत पहले ही अपनी कहानियों के माध्यम से दलित वर्ग के लोगों के मध्य की भावनाओं को अपनी कहानियों के माध्यम से सबके सामने प्रदर्शित करने का प्रयास किया है।
और बहुत ही सरल शब्दों में इन्होंने अपनी बात को कहा है। जो प्रश्न चिन्ह इन्होंने सब लोगों के लिए लगाए हैं, चाहे उसमें ब्राह्मण वर्ग हो, चाहे वैश्य वर्ग हो, चाहे क्षत्रिय वर्ग हो, और शूद्र वर्ग की जो पीड़ा है उसको उजागर करने का उन्होंने प्रयास किया है। ठाकुर का कुआं कहानी का उद्देश्य यही है कि तत्कालीन समाज में जिस तरह से हम लोग छूत अछूत, जाति भेद, वर्ग भेद, गरीबों के शोषण, दलितों के शोषण, महिलाओं की स्थिति, इनका जो चित्रण हम पढ़ते हैं, जिसके माध्यम से वो उन्होंने उजागर करने का प्रयास किया है। गंगी एक प्रतीक रूप में है और जोखू भी एक प्रतीक रूप में हमारे सामने दिखाई देते हैं। मैं मानकर चलती हूँ कि आप लोगों को ठाकुर का कुआं के मूल उद्देश्य और उसके 2 व्याख्या खंड समझ आ गए होंगे, और आगे भी हम इसी तरह से अन्य कहानियों के बारे में चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।